एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊं तो भोजपुरी को गरीबों की भाषा, अशिक्षितों की भाषा, मजदूरों की भाषा और न जाने क्या क्या समझते रहते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि भोजपुरी की गंदी और गलत इमेज बनाने में भोजपुरी इंडस्ट्री का भी हाथ है। दूसरे स्टेट के लोग भोजपुरी को गंभीरता से नहीं लेते। ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो यही रीजन कई कारणों से पीछे रह गए, जैसे जमींदारी प्रथा और भारी करों ने यूपी और बिहार की कृषि को ऐसा नुकसान पहुंचाया। इन रीजन की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा है। भोजपुरी को अशिक्षितों और मजदूरों की भाषा बोल दिया जाता है और भोजपुरी को अगर आने वाली नई जनरेशन ऐसे ही छोड़ती रही तो एक दिन भोजपुरी भी इतिहास बनकर रह जाएगी। आइए ना हमरा बिहार में। एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊं, आज से 2-3 महीने पहले मैं मेरे भाई के साथ चंडीगढ़ गया था। तो वहाँ ना हम दोनों मेरे एक फ्रेंड के यहाँ रुके थे। हम यूपी के बलिया से हैं तो वहाँ भी भोजपुरी में ही बात कर रहे थे। तो एक दिन मेरे फ्रेंड ने कहा कि भैया जी हिंदी में बात करिए, ये गांव नहीं है। ये सुनकर ना मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि आखिर क्यों खुद भोजपुरी बोलने वाले जब दूसरे शहरों में जाते हैं तो अपनी भाषा से जुड़ाव और इस पे गर्व महसूस नहीं करते, जैसे पंजाबी, तमिल, मराठी और बंगाली बोलने वाले अपनी भाषाओं पर करते हैं। इस छोटे से सवाल का जवाब जानना उन तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है जो कहीं ना कहीं भोजपुरी रीजन से जुड़े हैं, और उनके लिए भी जो भोजपुरी को गरीबों की भाषा, अशिक्षितों की भाषा, मजदूरों की भाषा और न जाने क्या क्या समझते रहते हैं। देखिए, ऐसा होने के पीछे मेनली ये 5 रीज़न हैं, एक एक करके समझेंगे। देखिए, वैसे तो भोजपुरी सुनने में बड़ी मीठी और प्यारी लगती है। ठीक से पूछी, वहाँ छोड़ देनी। कहाँ छोड़ देनी? देखिए गंदा दिखाई देता। होने करी, होने देखी, हने करी हने। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि भोजपुरी की गंदी और गलत इमेज बनाने में भोजपुरी इंडस्ट्री का भी हाथ है, क्योंकि भोजपुरी फिल्में और गाने ज्यादातर बोल्ड और डबल मीनिंग होते हैं। अब ऐसे कंटेंट को देखकर लोग पूरी भोजपुरी भाषा को ही चीप समझने लगते हैं, और जब भी कोई इन भोजपुरी एक्टर और सिंगर्स से भोजपुरी में वल्गैरिटी पर बात करता है तो इनके पास ना फैक्ट के बेस पर कोई जवाब नहीं होता, तो ये हिंदी सिनेमा के गानों का एग्जाम्पल देने लगते हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है। भोजपुरी में 1:30 बजे बोल दिया तो इतना प्रॉब्लम हो गई। वो क्या बनाते सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक। देखिए, भोजपुरी में भी कई अच्छे ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स हैं, जैसे कजरी, सोहर, बिरहा और शारदा सिन्हा जी जैसे कुछ लोगों के अच्छे गाने हैं। कोयल बिन बगिया ना सोबे राजा, कोयल बिन बगिया ना, जो कल्चर और इमोशन को दर्शाते हैं। सारे खराब नहीं हैं, लेकिन जितने हैं वो काफ़ी हैं पूरी भोजपुरी को चीप बनाने में, जिससे दूसरे स्टेट के लोग भोजपुरी को गंभीरता से नहीं लेते, और यही कारण भोजपुरी बोलने वालों की सोशल प्रेस्टीज को कम करता है। और इसी प्रेस्टीज को बरकरार रखने के लिए लोग भोजपुरी भाषा से दूरी बनाने लगते हैं। अब आप लोगों में से काफी लोग पक्का सोच रहे होंगे कि वल्गैरिटी तो हिंदी सिनेमा में भी है, तो बदनाम सिर्फ भोजपुरी ही क्यों होती है? तो वजह सिर्फ कंटेंट की नहीं है, परसेप्शन की है। देखिए, हिंदी सिनेमा एक लार्जेस्ट इंडस्ट्री है जिसकी ऑडियंस ग्लोबल है, इसलिए हिंदी फिल्म मेकर्स डाइवर्स कंटेंट बनाते हैं जिससे लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं। फिर चाहे वो लगान देखें, 3 इडियट्स देखें या ग्रैंड मस्ती देखें, इनमें से कुछ फिल्में नेशनल से लेके ऑस्कर तक जाती हैं, और हिंदी सिनेमा की यही डाइवर्सिटी इसकी वल्गैरिटी को बैलेंस कर देती है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री 2000 करोड़ की एक छोटी इंडस्ट्री है कंपैरिजन टू हिंदी, तमिल, तेलुगु सिनेमा, इसलिए इनके पास इतना बजट नहीं होता कि ये कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी और डाइवर्स कंटेंट बना सकें। इसीलिए ज़्यादातर भोजपुरी फिल्में और गाने कम पैसों में ज़्यादा प्रॉफिट के लिए बनाई जाती हैं। इसी चक्कर में इसमें डबल मीनिंग
और बोल्ड कंटेंट डाल दिया जाता है जो रूरल ऑडियंस में चल भी जाता है, क्योंकि भोजपुरी की ज़्यादातर ऑडियंस रूरल या सेमी अर्बन होती है और गाँव से दूर शहरों में छोटे मोटे काम करने वाले लोग होते हैं जो दिन भर की थकान के बाद थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें नहीं चाहते। वो चाहते हैं कुछ ऐसा जो मनोरंजन कर सके, हंसा सके, उत्तेजित कर सके। और जब दूसरे लोग भोजपुरी में ऐसे ऐसे कंटेंट देखते हैं तो वो सिर्फ एक भाषा नहीं सुनते बल्कि उस भाषा से जुड़े रीजन और पूरी कम्युनिटी को देखने लगते हैं, जिसे लोग अक्सर आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा मानते हैं। इसलिए भोजपुरी की वल्गैरिटी सिर्फ हाईलाइट ही नहीं होती बल्कि एक पहचान बन जाती है जो पूरे भोजपुरी समाज पर एक नेगेटिव ठप्पा छोड़ देती है। देखिए, भोजपुरी हमारे इंडिया में ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न बिहार और झारखंड के कुछ पार्ट्स में बोली जाती है जो हिस्टोरिकली, इकोनॉमी और एजुकेशनल रूप से डेवलप रहे हैं, जैसे बिहार। आइए ना हमरा बिहार में, जहाँ दुनिया की पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नालंदा थी, जहाँ दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। आर्यभट्ट जैसे महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर भी बिहार से ही थे। हेमांगत ठाकुर जैसे विद्वान राजा जिनकी रचना ग्रहण माला का यूज आज भी पंचांग बनाने में पंडित करते हैं, वो भी बिहार के दरभंगा से ही थे। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इसी धरती से जुड़ा था झारखंड, जिसके अंदर दबे थे लोहा, कोयला, बॉक्साइड और यूरेनियम जैसे रिच मिनरल्स। तो यूपी की धरती पर राम पैदा हुए, कृष्ण ने लीलाएं करी, यहीं से 1857 की क्रांति शुरू हुई, यहीं से सूर, तुलसी और कबीर निकले, यहीं की काशी में वेद उपनिषद पढ़ाए जाते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो यही रीजन कई कारणों से पीछे रह गए, जैसे जमींदारी प्रथा और भारी करों ने यूपी और बिहार की कृषि को ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसकी वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई। ब्रिटिशर्स ने कोलकाता को अपनी कैपिटल बनाया और महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात जैसे कोस्टल स्टेट्स को डेवलप किया, लेकिन यूपी बिहार की तरफ कुछ खास ध्यान नहीं दिया। फिर आज़ादी के बाद 1952 में सरकार की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने बिहार को इंडस्ट्रियल रेस से ही बाहर कर दिया, क्योंकि तब झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा था। 1952 में एक पॉलिसी लाई गई फ्रेट इक्वलाइजेशन की, तो जो मिनरल झारखंड में जिस प्राइस पे अवेलेबल होगा वही मिनरल चेन्नई में भी उसी प्राइस पे अवेलेबल होगा, बॉम्बे में भी उसी प्राइस पे अवेलेबल होगा। तो होने क्या लगा कि जब मिनरल सेम ही प्राइस पे अवेलेबल है तो सबने कहा कि हम झारखंड में, बिहार में क्यों इंडस्ट्री लगाएं। और इसलिए यहाँ से निकलने वाले रिच मिनरल्स का फायदा दूसरे स्टेट्स को हुआ और यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, जिससे यहाँ नौकरियाँ लिमिटेड हो गई, जिसका असर लॉन्ग टर्म में ये हुआ कि यहाँ के लोगों को बड़े पैमाने पर दूसरे स्टेट्स में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और यही कारण है कि यहाँ के लोगों को आर्थिक और सामाजिक उन्नति का एकमात्र रास्ता गवर्नमेंट जॉब में नजर आता है। अब जाहिर है कि आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा IAS, IPS और कितने बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर जैसे पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी भोजपुरी बोलने वाले रीजन से आते हैं, तो उनकी सक्सेस की वजह से भोजपुरी बोलने वालों की इमेज क्यों नहीं सुधर जाती। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि ये सक्सेस कुछ ही लोगों तक सीमित है, न कि पूरे रीजन की तस्वीर दिखाती है। और किसी भी समाज की छवि अक्सर सामान्य लोगों के काम और उनकी आर्थिक स्थिति से बनती है, न कि कुछ चुनिंदा सफल लोगों से। और इन रीजन की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा है। और जब यही कम पढ़े लिखे और आर्थिक रूप से कमजोर लोग दूसरे शहरों में काम करने जाते हैं तो इनकी इसी इमेज को इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा से जोड़ दिया जाता है और भोजपुरी को अशिक्षितों और मजदूरों की भाषा बोल दिया जाता है। लेकिन भोजपुरी रीजन की प्राचीन समृद्धि को मॉडर्न भोजपुरी स्पीकर्स के साथ नहीं जोड़ा जाता, जैसे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की विरासत को, बंगाल में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ ठाकुर की विरासत से, तो वहीं तमिलनाडु में संगम साहित्य की विरासत से। देखिए, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सिर्फ यूपी बिहार से 2 करोड़ से ज़्यादा लोग एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और बेहतर जीवन की तलाश में शहरों में बस गए, जो इंटर स्टेट माइग्रेशन का 37% है, जहां इन लोगों को वहां के माहौल में फिट होने के लिए अपनी भाषा को बदलना पड़ता है। और इसीलिए 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों द्वारा बोले जाने वाली भोजपुरी को यूनेस्को ने अपनी विश्व भाषाओं की एटलस में असुरक्षित भाषा के रूप में शामिल किया है। इस लिस्ट में उन्हीं भाषाओं को शामिल किया जाता है जो अभी तक पूरी तरह ख़त्म तो नहीं हुई हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएंगी। और भोजपुरी को अगर आने वाली नई जनरेशन ऐसे ही छोड़ती रही तो एक दिन भोजपुरी भी इतिहास बनकर रह जाएगी। शहरों की भीड़ में तो भोजपुरी खो ही रही है, लेकिन अब तो गाँव में भी इसे नज़रअंदाज किया जाने लगा है, जिसकी शुरुआत तो हमारे गाँव के स्कूलों से ही हो रही है। एक तो हम हिंदी के टीचर बनी,
आ दोसर बात की भोजपुरी के कोनो भविष्य नहीं के, ना तो सरकार स्कूल में भोजपुरी पढ़ावता और ना तो ऐसे कोनो सरकारी नौकरी मिले वाला बा। हमनी के स्कूल में सब बच्चा सबके यह पढ़ाओनी कि हिंदी के मातृभाषा कहसन, भोजपुरी के ना। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि आपके गांव के स्कूलों में जो टीचर हिंदी में पढ़ाते हैं वो खुद अपने घरों में भोजपुरी में बात करते हैं, क्योंकि आज का समाज ये मान बैठा है कि हिंदी सिविलाइज्ड भाषा है और इंग्लिश प्रोग्रेस की, जो जॉब और सोशल स्टेटस से जुड़ी है। तो भोजपुरी गांव की और देहाती भाषा है, इसीलिए लोग इसे गांव और घरों तक ही सीमित रखते हैं। अब देखो, भोजपुरी के प्रति गर्व और जुड़ाव की कमी का एक बड़ा रीजन है भोजपुरी का कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल न होना, जिसमें आज भारत की इन 22 भाषाओं को शामिल किया गया है जिन्हें ऑफिशियल लैंग्वेजेस का स्टेटस मिला हुआ है, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि इन भाषाओं को बोलने वाले अपनी भाषा से जुड़ाव तो महसूस करते ही हैं, साथ ही कहीं भी बड़े गर्व के साथ अपनी भाषा में बात भी करते हैं, क्योंकि उनकी भाषाओं का यूज एजुकेशन में होता है, गवर्नमेंट कामों में होता है और इन ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिटरेरी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से रिसोर्सेज और इंकरेजमेंट भी मिलता है। वहीं भोजपुरी को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस न मिलने से ना ही ये सारी फैसिलिटीज मिलती है और ना ही स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए इसे कोई फॉर्मल सिस्टम बन पाता है, जिस वजह से लोग भोजपुरी को एक डायलेक्ट के रूप में देखते हैं, न कि एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज के रूप में, जिस वजह से होता ये है कि भोजपुरी बोलने वालों की कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को नेशनल लेवल पर वो सम्मान नहीं मिल पाता और भोजपुरी बोलने वाले अपनी भाषा को लेकर हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। हालांकि भोजपुरी को कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल करने के लिए 1971 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद भोगेंद्र झा ने लोकसभा में एक बिल पेश किया था, जिसे नामंजूर कर दिया गया था। 2009-2016 में योगी आदित्यनाथ ने भी इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया था। 2013 में बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा था कि अगर बीजेपी केंद्र में आती है तो भोजपुरी को 8th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। यहाँ तक कि फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने भी भोजपुरी को उसका हक दिलाने को कहा था, लेकिन अफसोस इतने वादों और कोशिशों के बाद भी भोजपुरी को आज भी वो दर्जा नहीं मिला। लेकिन सोचो, अगर भोजपुरी को कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में जगह मिल जाए तो क्या होगा? सबसे पहले तो भोजपुरी को तमिल, मराठी, बंगाली जैसी भाषाओं के बराबर दर्जा मिलेगा, जिससे भोजपुरी बोलने वाले लोगों में प्राउड बढ़ेगा। इसे स्कूलों में पढ़ाया जाएगा तो बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ सकेंगे, जिससे उनका अपनी मातृभाषा के प्रति जुड़ाव बढ़ेगा। सरकारी कामकाज में भी इसका इस्तेमाल होगा और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में भी भोजपुरी के ऑप्शनल लैंग्वेज बनने के चांसेस बढ़ेंगे। 8th शेड्यूल में शामिल भाषाओं के डेवलपमेंट के लिए सरकार फंड देती है, जिनका यूज उन भाषाओं के प्रचार प्रसार और उन भाषाओं से जुड़ी नई नई चीजों को ढूंढने में किया जाता है। तो ये बेनिफिट भी भोजपुरी को मिलेगा, जिससे भोजपुरी के साहित्य और लोक संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और दूसरे स्टेट के लोग भोजपुरी को एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखेंगे। और ये बात भी सच है कि भोजपुरी के सिर्फ 8th शेड्यूल में शामिल होने से ही एकदम से इसकी नेगेटिव इमेज खत्म नहीं होगी, लेकिन हाँ, ये एक बड़ा कदम जरूर होगा। और भोजपुरी फिल्में और गानों ने जो इसकी इमेज को खराब किया है, तो 8th शेड्यूल में शामिल होने के बाद ना साफ सुथरे कंटेंट को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि सरकारी और साहित्यिक संस्थान भोजपुरी के शुद्ध साहित्य और कला को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसके लिए भोजपुरी समाज को भी साफ सुथरे कंटेंट बनाने और वल्गर कंटेंट को रिजेक्ट करने की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि भोजपुरी सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये आवाज है उस धरती की जहाँ से ज्ञान फैला, परंपराएं जन्मी, इतिहास में बदलाव की मिसालें लिखी गई। इसीलिए हर भोजपुरी बोलने वाले को अपनी इस पहचान, सम्मान और अपने पूर्वजों की इस विरासत पर गर्व करना चाहिए। काहे कि भोजपुरी अशिक्षित, मजदूर आ गंवारन के ना गर्व के भाषा है।